नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। और आज सेकंड ग्रेड की फिर से एक रिवीजन ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि कल ये क्लास आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि आरबीएससी की क्लास भी थी, करंट की थी, तो आज करंट की नहीं आई है, तो आज इसको अपन अच्छे से शूट कर पाएंगे। लगभग एक तरीके से कह सकते हो आप इसको लघु मैराथन टाइप ही है। मैराथन तो नहीं है, आपके 4-5 घंटे नहीं लिए जाएंगे, घंटे सवा घंटे में ये पूरी हो जाएगी। और चूंकि व्याख्या भी करेंगे और सारी आप लोगों से मानसिक संक्रिया भी करवाएंगे, तो ये चीजें इस तरीके से थोड़ा सा समय ले लेती है, लेकिन जितना समय लेगी उसके हिसाब से इसमें नवीनतम आंकड़े और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। एक चीज कि कुछ विद्यार्थी करेंगे सर राजस्थान तो आपने बहुत पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ाया भी है, हम टेस्ट सीरीज से अभ्यास भी कर रहे हैं, ये चीजें तो आप जो है इंडिया वर्ल्ड और पॉलिटी वाली वो जो है टॉपिक वाइज अभी मतलब क्लासेस के माध्यम से ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस वो शुरू कर दीजिए। तो मैं भी सोच रहा हूं ये, और मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान वाली भी करवाएं, लेकिन राजस्थान वाली जैसे कि आज आपको सुबह जूनियर अकाउंटेंट वाला यदि आपने वीडियो देखा है तो उसमें सीआर देवासी सर से परिचय करवाया था, तो वो उनका राजस्थान जीके में बहुत अच्छा मतलब कमांड रही है और उन्होंने काफी सारी कोचिंग संस्थान में पढ़ा भी रखा है। तो अपन लगभग 10-15 दिन तो वो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज में बिजी है, फिर उसके बाद में वो जैसे फ्री होंगे तो अपन उनसे कहेंगे वो राजस्थान की आपके ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया शानदार क्लासेस ले लेंगे, और अपन जो है इन क्लासेस को उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड और वो वाले बहुत कम पढ़ने में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और राजस्थान तो क्या है बहुत मतलब पढ़ने में भी कॉमनली आ रही है और आप लोग भी इससे बहुत सारे परिचित है। तो क्या करना है क्या नहीं एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं हर चीज आप लोगों से साझा करके तो मतलब एक दूसरे से फीडबैक लेके फिर ही अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी बता देना। चलिए अब चलते हैं अपन क्लास की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का यह भी कहना था कि सर आप जो है कई बार प्रश्न के सामने आ जाते हो, जैसे कि अभी आ गए हो तो प्रश्न हमें दिखाई नहीं देता है, तो थोड़ी सी साइड में हो जाया करो। कोई बात नहीं, थोड़ी सी साइड में हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से मानसिक संक्रिया करके उत्तर दें। देखो ये प्रश्न जितने भी मैं शामिल कर रहा हूं वो आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है, ठीक है। बाकी के 3 आते हैं, एक नहीं आता है। सीकर, पाली, नागौर और अजमेर। बताइए। लो भैया साइड में हट जाता हूं, ठीक है। प्रश्न आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, बताइए अब उत्तर। देखो ये अरावली वनीकरण जो परियोजना है, ये सबसे पहले तो ध्यान रखना 1992-93 में 10 जिलों के अंदर ये शुरू की गई। तो कितनों में? 10 जिलों में। अब 10 जिलों में से एक जिला इसमें से जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो अब यदि मानसिक संक्रिया का टाइम दिया जाए तो क्योंकि पढ़ोगे समझोगे कमेंट करोगे उसमें समय लग जाता है, इसलिए मैं बाकी के जिले लिख देता हूं यहां पे 3 छोड़कर, ताकि आप लोगों के बाकी भी कवर हो जाए, ठीक है। तो एक तो इसमें अलवर है, एक इसमें झुंझुनू है, एक इसमें जयपुर है, एक इसमें सिरोही है, ठीक है, एक इसमें उदयपुर है। उदयपुर के पास में कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के पास कौन सा है? बांसवाड़ा। गिनो देखा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसमें से 3 इसमें दे रखे हैं, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा बताना है आपको, इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका इसमें से अजमेर। अजमेर इसमें शामिल नहीं है। बाकी पाली, सीकर और नागौर ये तो शामिल है। कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना इसके अंदर? हाँ ये तो शामिल है, बाकी इसके अलावा ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, तो ये इसके अंदर इस तरीके से शामिल है। अब स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो फटाफट। ले लिया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। जवान सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो बिल्कुल लिमिटेड है, उसमें वनस्पति दे रखा है तो आपके अभयारण्य नहीं है। तो इस टॉपिक में ये तो चूंकि आया हुआ प्रश्न है इसलिए इसमें 2 फैक्ट अभयारण्य से संबंधित आ गए, बाकी मैंने अभयारण्य के प्रश्न नहीं लिए क्योंकि अभयारण्य है भी नहीं। अब लिंक करके एग्जामिनर दे दे वो बात अलग है, लेकिन स्पेशली लिखा हुआ है कि वनस्पति। जैसे जो टॉपिक नहीं है वो अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल मतलब शॉर्ट एंड स्वीट लिमिटेड दे रखा है।
ऐसे ऐसे देखा जाए तो जैसे रीच का वो सिलेबस होता है वो अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य आपके है नहीं, फिर भी इसमें जो फैक्ट आ गया तो उसको देख लेते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। बताइए, अब इसमें से आप लोगों को बताना है असत्य कथन कौन सा है, कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट। तो यदि ये देखा जाए कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल है। और ये वो क्षेत्र है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये चंबल के किनारे है। कहां है? चंबल के किनारे है। ठीक है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में बिल्कुल है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आ जाए या अर्ध उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन आ जाए तो भी एक ही बात है। मिश्रित पतझड़ वन भी अगर आ जाए ना तो भी यही बात है, और इनको मानसूनी वन कहा जाता है। और इनका प्रतिशत यदि देखा जाए तो लगभग 28.38% ये राजस्थान के मतलब जो वर्गीकरण है उसके अंदर इतना रखते हैं। और राजस्थान का कल्प वृक्ष यदि देखा जाए तो कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रोहिड़ा नहीं है। अब रोहिड़ा की बात करते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा जब आई गए हैं तो रोहिड़ा की बात करें। इसे मरुशोभा, मरुटीक ये तो कहा ही जाता है। साथ ही बंदूक की जो मतलब मट बनाते हैं, पीछे जो हत्था होता है, कुंबा होता है, वो इसका बनाया जाता है। और ये राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसका जो फूल होता है उस फूल का कलर होता है, उसको बोलते हैं हिरमिच। क्या बोलते हैं? हिरमिच कलर बोलते हैं। और 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। राज्य पुष्प का दर्जा। बाकी खेजड़ी की मैं आगे और प्रश्न आएंगे उसमें व्याख्या कर दूंगा, यहां पे इससे ये संबंधित ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? बहुत अच्छा प्रश्न, साधारण है लेकिन एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वनों को बचाने के लिए, वनों से संबंधित और वन्य जीव से संबंधित कार्यों के लिए ये हमेशा बढ़कर आगे आते हैं और ज्यादा इसमें सोचने का काम ही नहीं है। यह है बिश्नोई संप्रदाय। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय के लोग, संप्रदाय के लोग। अब वर्तमान में क्या है कि इनको जाति में ले लिया है, नहीं जाति। वैसे जाम्बोजी द्वारा जो चलाया गया बिश्नोई संप्रदाय, किसने चलाया? ये संप्रदाय चलाया किसने? जाम्बोजी ने, जाम्बोजी ने। प्रधान पीठ कहां है? मुकाम, मुकाम बीकानेर। ठीक है ना, ये जाम्बोजी द्वारा चलाया गया। इन्हें खुद पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता था जाम्बोजी को। और ये वन्य जीव और वनों से इतना प्रेम करते हैं कि ये भेड़ बकरी तक नहीं पालते। क्यों? भेड़ बकरी क्या होती है कि जो तुरंत अंकुरित जो पौधे होते हैं उनको खा लेती है, इसलिए भेड़ बकरी तक नहीं पालते। और आगे अपन पढ़ेंगे भी अमृता देवी बिश्नोई, उनका योगदान खेजड़ली के अंदर वृक्ष मेला। ठीक है, और इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये सारे के सारे बिश्नोई समाज से संबंधित है, यानी कि वन्य जीव प्रेमी। और इनके द्वारा जो बलिदान दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बलिदान। किसके लिए? वन या वन्य जीवों के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसको कहा जाता है खड़ाना। उसको क्या कहा जाता है? खड़ाना कहा जाता है। तो ये भी साथ साथ ध्यान में रखना। ठीक है, साधारण सिंपल सवाल था। राजस्थान राज्य द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अच्छा प्रश्न। करो मानसिक संक्रिया, मैं बोर्ड के आगे नहीं खड़ा हूं भैया, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, सन देख के ऐसे लगता है, कोई नया नया पढ़ता है ना, उसे सन देख के ऐसे लगता है कि पहली की बात हो रही है तो बहुत पुरानी होगी। ये यहां पे तो 10-11 दे रखे हैं, तो ये थोड़ी हो सकती है यही है। ठीक है, यदि अपन बात करें कि भारत की पहली, भारत की पहली वन नीति, एक तो ये, ठीक है, एक
बात करेंगे। आप बताओ, देख मैं लिख रहा हूं, जितने कमेंट करके बताओ। देखे, एक तो भारत की पहली वन नीति, एक भारत की नवीनतम, एक ये पूछा जाता है, एक पूछा जाता है स्वतंत्रता बाद, स्वतंत्रता पश्चात भारत की अब चूंकि अपन ने वन नीति का प्रश्न उठाया ही है तो वन नीति से संबंधित पूरा ही क्लियर किया जाए, है ना। तो भारत की पहली वन नीति जो है वो आपके है 1894। कब है? 1894। यदि भारत की नवीनतम पूछे तो 1988 के अंदर, और स्वतंत्रता बाद पहली पूछेंगे तो 1952 के अंदर है। ठीक है, ये तीनों तो आपको याद रखनी है। और इसमें जो है वो आपके है फरवरी 2010। इसका उत्तर क्या है? फरवरी 2010। और यदि इसकी भी डेट पूछ ले तो ध्यान रखना 18 फरवरी 2010। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। लिखो, लिखो क्या रहे तुम, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लियो। चलो भाई आगे नेक्स्ट। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? कितना प्रतिशत आच्छादित होना चाहिए, यानी कि वो वनों वाला क्षेत्र होना चाहिए। वनों से हमें क्या लाभ है? एक बार थोड़ा सा माहौल अलगा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस माहौल में सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे इस माहौल में टेंशन फ्री रहना, तनाव मुक्त रहना बहुत मैटर करता है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि यहाँ पे भारी प्रश्नों से बचे और ऐसे प्रश्नों से बचे जो कभी नहीं देखे अपन ने। वो क्या है कि अपन को डिमोटिवेट करेंगे। यहाँ पे माहौल हल्का रखें। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, लेकिन उसको भुनाने का समय, इसीलिए आप क्लासेस में देखोगे मैं ज्यादा क्लिष्ट प्रश्न शामिल नहीं कर रहा हूं। जब एग्जाम निकट नहीं होगा और अपनी रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्लास अभी फ्यूचर में चालू करेंगे, अपन रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगी, उसमें अपन बहुत तबीयत के लेवल के प्रश्न लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें आप मंथन भी कर सकोगे और उसके बाद में आप उसके ऊपर टाइम देके अपने आप में सुधार भी कर सकते हो। यदि यहां मैं बहुत ज्यादा ऐसे ले लूंगा तो आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी। मान लीजिए 10% के अंदर नहीं आया, लेकिन 90% के अंदर आ जाती है कि हमें तो ये आ ही नहीं रहा, हमने इतना पढ़ा है, और उस चक्कर में उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मैं कतई ये नहीं चाहूंगा, मैं हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली क्लास लेता हूं और आगे भी ऐसे ही लूंगा। कतई ये नहीं चाहूंगा कि स्टूडेंट का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो। मेरी इन क्लासेस के पीछे का उद्देश्य भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया तो खूब है, मैंने अभ्यास सीरीज भी दे रखी है, विद्यार्थी अभ्यास भी खूब कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पे वे प्रश्न विद्यार्थियों में बहुत कॉन्फिडेंस उच्च लेके जाते हैं और उसके बाद में वो अच्छे से अच्छे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमेशा मेरा उद्देश्य आप लोगों का हित करना है। इस बात को आपको कैसे समझना है वो आप लोग देखोगे। अच्छा, मैं कहा था वनों से हमें क्या लाभ है, ये पूछा गया एक बार। मैं जब छठी कक्षा में था तब बुद्धि ऐसी थी और दोस्त लोग भी ऐसी थे। राजपूती कल्चर में क्या होता है कि वना और बनी और ये ज्यादा चलता है। तो वनों से हमें क्या लाभ है कि वना हमारी सुरक्षा करते हैं, वना हमको ठोकते भी है, वना हमें जो मारपीट करते हैं वो करते हैं, कई मतलब उस समय निबंध के वनों से क्या लाभ है, निबंध लिखो तो ये वनों से लाभ का वह वना अलग है ना, ए वनो अलग है। ठीक है, वो मारवाड़ी में पड़ी, मारवाड़ी तो मारवाड़ी है, कटी छाना नहीं रहे मारवाड़ी। तो यहाँ पे वनों से क्या लाभ है कि ये बताना है वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत आच्छादित होना चाहिए। तो देखो, कभी कोई ये पूछे महिलाओं को आरक्षण तो दे दो, 33 या 50 में ही कंफ्यूज होते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 33 और 50 हो तो कंफ्यूज होना है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है 33, 33% होना चाहिए। ठीक है, वन नीति के अनुसार 33% आच्छादित होना चाहिए, जबकि है नहीं। ठीक है, राजस्थान में तो देखोगे तो 9-10% ही है। फिक्स बता दूंगा 9.60। ठीक है, 9-10 के अंदर कई जना यूं सोच ले गुरुजी ने खुद नहीं ध्यान को 9.60 है। लेकिन यदि अपन देखें स्वतंत्रता बाद, स्वतंत्रता के बाद 13% था, 13% था, जो घटकर अब जो है 9.60 पे आ गया है। ये मतलब निरंतर जो है वनों का प्रतिशत गिर रहा है। तो यहां पे ये चिंतनीय विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? ठीक है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार? अब देखो, अभी अभी मैंने बता दिया है, हालांकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, ये किसके अनुसार, अच्छा यहां नहीं लिखा हुआ, ये बताना है आपको 2021 के अनुसार। ठीक है, प्रति 2 वर्ष में इसकी रिपोर्ट आती है, प्रति 2 वर्ष।
जैसे आप पशु गणना के आंकड़े देखते हो तो वो प्रति 5 वर्ष में आते हैं, प्रति 5 वर्ष में रिपीट होती है। ये आते हैं प्रति 2 वर्ष में, और इंसानों वाली आती है प्रति 10 वर्ष में। ठीक है, वो 10 वर्ष में आती है, लेकिन इस बार लेट है, कोविड के हिसाब से लेट चल रही है, अभी तक लेट ही है, नए आंकड़े जनगणना हुई नहीं, अभी तक आएंगे कहां से। तो ये प्रति 2 वर्ष में आती है, और ये जो है वो 17वीं है। 2021 वाली कौन सी है? 17वीं। यहां पे बताना है आपको, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इसका उत्तर जो है 9.60 है। पहले 9.57 था जो 16वीं थी उसके अंदर, और अब 9.60 है। नेक्स्ट, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? देखो सागवान का मतलब लकड़ी लगानी, अगर घर में तो की लगानी। सागवान में क्या होता है, उसकी स्मेल से दीमक वगैरह नहीं लगती है और मजबूत लकड़ी होती है, तो इसलिए सागवान लगाया जाता है। अब सागवान भी कई तरह का आता है, जब घर बनाने जाते हैं तब पता चलता है कि सागवान में भी वैरायटी आती है। तो सागवान सबसे मतलब इमारती लकड़ी के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कहां होगी? जहां पे वन अच्छी तरह से होंगे, वहां पानी भी अच्छा मिलेगा, और मतलब सघन वनों के अंदर आएंगे वहां होगी। कॉमन सेंस लगाना, तो यही चीज है। अब इसमें से ऑप्शन आपको है ना काटने आने चाहिए। कैसे? कि यहाँ पे क्या पूछा है? सागवान के लिए उपयुक्त क्षेत्र। ठीक है, अब भरतपुर और अलवर, दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि भरतपुर और अलवर कैसे क्षेत्र के अंदर है? अलवर में भी वन है, ठीक है ना। यदि अभी देखेंगे अपन तो अभी जैसे सर्वाधिक वनों वाले जिलों में 5 जिलों में देखते तो अलवर है उसके अंदर, लेकिन यहां पे क्या दिमाग लगाना है? भरतपुर और अलवर कैसे क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र के अंदर कृषि ज्यादा की जाती है, वन कम होते हैं। अलवर में है वो बात अलग है, लेकिन भरतपुर भी साथ में आया तो ये नहीं होगा। श्री गंगानगर और बीकानेर, बीकानेर तो कैसा देखो एक तरीके से कैसा आ जाता है, अवर्गीकृत वन वगैरह वो ज्यादा है, वहां ओरन वगैरह ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सघन वन इतने नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा श्री गंगानगर में भी कृषि ज्यादा होगी, गेहूं वगैरह ज्यादा उगाए जाते हैं, तो कृषि ज्यादा होती है, खेती वाला माहौल ज्यादा है। जालोर और सिरोही, तो सिरोही तो यदि देखो तो सदाबहार वन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो भी कौन सा? माउंट आबू वाला क्षेत्र ज्यादा आता है। तो यहाँ पे भी जालोर वाला आने से ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर कहां से निकल के आएगा? आपके बांसवाड़ा और उदयपुर। और सागवान सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर ही पाए जाते हैं। बांस भी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, और सागवान भी सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के अंदर है। आई बात समझ में? तो बांसवाड़ा उदयपुर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन थोड़े से फैक्चुअल प्रश्नों पे, कि वन लाइनर के हिसाब से खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दशहरे में। एक तो देखो हथियारों की पूजा दशहरे पे, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा, लीलटास पक्षी को देखना, ये सारी चीजें जो है, और मतलब कई जने जो है चौपड़े भी पूजते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं वो चौपड़े भी पूजते हैं। ये सारी चीजें कहां पे की जाती है? इस पे दशहरे पे। अच्छा, यहाँ पे खेजड़ी आया ही है, तो खेजड़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेके चलें। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, ये क्या है? राज्य वृक्ष है। कब? 1983 के अंदर। ऐसे 31 अक्टूबर 1983 है, फिर भी आप ये तो कम से कम ध्यान रखें ही रखें, ठीक है ना। तो 1983 के अंदर खेजड़ी राज्य वृक्ष है, तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है, क्योंकि यहां पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जो वृक्ष मतलब काम में आता है वो खेजड़ी आता है। और खेजड़ी वृक्ष सबसे ज्यादा कहां है? शेखावाटी के अंदर है। चूरू सीकर झुंझुनू वाला जो बेल्ट है ना, वहां ज्यादा है। अब यदि यूं देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी राजस्थान ज्यादा है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए तो अपने शेखावाटी में ज्यादा है। अब देखो इसकी जो पत्तियां होती है, जो इसका चारा होता है वो कहलाता है लूम, ठीक है। इसका जो फल होता है वो सांगरी, जो पचकुटे के अंदर भी शामिल होती है। यही चीज सूखने के बाद में खोका, मेरे से जुड़े हुए सारे व्यक्ति इसकी स्टोरी मेरे से रिलेटेड पूरी जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलेस्ट्रेना और गाइकोट्रोमा एक कवक और कीड़ा है जो इसको नुकसान पहुंचाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका तो ये वहां का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। चलिए, बीकानेर के झंडे में भी शामिल है, ये भी बता दूं। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। राजस्थान के सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर, और यहाँ पे यदि अब राजसमंद में है, ऐसा काटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रतापगढ़ और अलवर करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देते हैं अपन। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार
जिसके लिए दिया जाता है वो है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु। अब ये पुरस्कार जो दिया जाता है इसकी शुरुआत 1994 के अंदर हुई है, और इसमें भी ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसके अंदर देखो ध्यान रखना कि यदि ये किसी संस्था को दिया जाएगा, यदि ये किसी संस्था को दिया जाता है तो इसमें इनामी राशि जो है वो 1,00,000 रुपए है, और ये व्यक्तिगत यदि दिया जाता है तो 50-50 हजार है। अब 50-50 हजार कैसे, कि यदि वन्य जीवन से संबंधित यानी जानवरों को बचाने से संबंधित है तब 50,000 है, और वनोपज यानी कि औषधियां पेड़ वगैरह इनको बचाने से संबंधित है तब 50,000 है। ठीक है, तो यदि व्यक्तिगत की बात करें, आपको व्यक्तिगत तो 15 नहीं 50,000। ठीक है, चलिए राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है? अनियमित वर्षा, वर्षा होती नहीं, और वर्षा नहीं होने का कारण क्या है? क्या अरावली आड़ी देन उबो कौन रहे, किने अरब सागरीय मानसून के आगे अरावली खड़ा नहीं रहता है, वो समानांतर से पास में से साए करते हुए निकल जाती है। बंगाल की खाड़ी वाली आती तो घूम के, लेकिन बरसती है पूर्वी राजस्थान में झूम के। अपने यहाँ पे आती नहीं है क्योंकि वहां पे अरावली आड़ी खड़ी है और वहां पे पूरी बरस जाती है, तो यहाँ पे अपने पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है और यहां तक पहुंच नहीं पाती। कारण यही है। चलो भाई अगला, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन। चलिए फिर भी ये रामसागर वन्य जीव, धौलपुर राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है, और जीवाश्म उद्यान। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आया था, इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके दिया है। जीवाश्म उद्यान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जीवाश्म पार्क भी है, आकल वुड फॉसिल पार्क। यदि आपने पढ़ा है, पढ़ा तो क्या मैंने खुद ने पढ़ा या पढ़ा ही होगा, आकल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल्स पार्क भी कह दो। और ये तो मैंने बताया भी है आपको, फॉसिल्स पत्थर तो मैंने बताया, जैसलमेर जाकर बताया आपको स्पेशली। ठीक है, तो आकलवुड फॉसिल पार्क जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये इसी कारण यहाँ पे अकल गांव भी है यहाँ, तो इसी कारण इसको क्या कह दिया जाता है, जीवाश्म उद्यान। लेना स्क्रीनशॉट तो ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? एक साधारण दिखने वाला अच्छा सवाल, क्योंकि यदि इसको पढ़ा नहीं है तो ये सवाल गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बताओ, देखे अनुमान लगाओ इसका। मैं चाहूंगा कि इसका आप थोड़ा सा चिंतन मनन करो और अनुमान लगाओ, और आप लोग जब उत्तर दे रहे हो तब मैं उत्तर देख रहा हूं, ये ध्यान रखना, और सिर्फ उत्तर ही देना है, बाकी इना मीना डीका नहीं करना है कमेंट बॉक्स में। बताओ, बबूल नहीं है। यदि ये पूछते कि गोंद प्राप्त होता है तो बबूल से गोंद प्राप्त होता है, बबूल नहीं है। बबूल भी, बबूल मारवाड़ी में के बावलिया, बावलिया दो तरह का है, एक तो अपात देशी बावलिया, एक है इजरायली बावलिया। इजरायली बबूल ही दिखते हैं ज्यादातर अब, क्योंकि उसके जो है हेलीकॉप्टर से बीज बिखेरे गए थे, ठीक है ना, तो इसलिए इजरायली ज्यादा दिखते हैं। तो ये विदेशी जो है इजरायली बबूल है। पीपल नहीं है, क्योंकि पीपल से चारकोल बनाया नहीं जाता है, इसको तो पूजा जाता है। ठीक है, पलास भी नहीं है। इसका सही उत्तर है धोकड़ा। और धोकड़ा का यदि वैज्ञानिक नाम पूछे आपको, वैज्ञानिक नाम इसका पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम है एनोजिस पंडुला। एनोजिस पंडुला। ठीक है, धोकड़ा। ये धोकड़ा के जो वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष। ठीक है, स्कूल में पढ़ाते हैं जब ऐसे एक एक शब्द जो है लिखना पड़ता है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव व्याख्या करनी इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, बाकी मैं जो है अपने नोट मेकिंग पैटर्न पे चलता हूं, जिसमें विद्यार्थियों को याद करवाना और समझाना बहुत ज्यादा फोकस रहता है। अभी क्या ऑब्जेक्टिव में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी व्याख्या करनी जरूरी है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब ही नहीं है। पलास, पलास को कहा जाता है ढाक व पलास। ढाक व, ढाक या पलास भी कह दो, ढाक व पलास भी कह दो। अच्छा, पलास के जो वृक्ष होते हैं ना, इनकी ये खासियत है। इनकी क्या खासियत है? इनका उपनाम है। क्या उपनाम है बताओ, देखा कमेंट में। इन्हें कहा जाता है जंगल की आग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो फूल होते हैं उनको देख के दूर से ऐसे ही लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई।
इसके फूल ही ऐसे ही कलर के होते हैं, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया, वानस्पतिक नाम कह सकते हो आप, वैज्ञानिक की जगह वानस्पतिक कहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये दो चीजें इसमें से मुख्य है। और ये ढाक और प्लास तो बहुत बार प्रश्न बना है। तो अपने जो ये पत्तले, दोना पत्तले वगैरह ये नहीं होती क्या, ये इसके पत्तों से बनाई जाती है, क्यों, इसके पत्ते भी बड़े बड़े आते हैं। तो दोना दोने पत्तले वगैरह वो सब जो है इसके पत्तों से बनाई जाती है। और इसका सही उत्तर क्या है अपने, तेरा नाम धोखा रख दूं। नाराज तो होने से मतलब ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो नाराज तो क्या होगा। चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहां पे गच्चा भी खाते हैं स्टूडेंट। देखो, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे लॉजिक ये है कि प्रोटीन युक्त होगा, ठीक है ना, प्रोटीन युक्त होगा तभी वो सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। अब इसमें से एक घास है, कहने का मतलब चारा, चारा क्या, घास। अब देखो यहाँ पे मैंने राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ घास के नाम भी बताए, और घास की प्रजाति, जैसे ये सेवन घास, ये अंजन घास, ये धामन घास, ये बूरट घास, करड़ वगैरह और भी आती है, और भी जैसे बहुत है, खस है, बूर है, पामा रोजा है, खूब है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करना है, क्या इसका उत्तर सेवन है, क्या दूब है, क्या खसखस है, क्या दामन है। दो तो मैं सिरे से खारिज कर दूं, दूब और खसखस नहीं है, क्योंकि खसखस तो जो होती है ना, यहाँ पे यदि एक खस आता तो घास है, दो खस आए यानी कि अफीम के बीज है, अफीम के जो बीज होते हैं उनको खसखस कहा जाता है, और बहुत महंगे। अफीम का पौधा है ना मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड कैसे, उससे बहुत सारे उपयोग लिए जाते हैं। अफीम के पौधे, सबसे पहले तो अफीम प्राप्त की जाती है, उसका जो दूध होता है उसको सुखाने के बाद में उसे कहा जाता है अमल। अफीम का दूध हो गया, फिर हो गया अमल। अब अमल के अलावा इसके जो मतलब जो ये बीज होते हैं, ये खसखस हो गई। फिर इसके बाद में इसका जो मतलब कचरा बचता है बिल्कुल ही, ठीक है, वो भी बहुत महंगा, और वो उस पर भी रोक लगी हुई है, उसे कहा जाता है डोडा। अब वो घास फूस जैसे तजारा, डोकरा वगैरह सब बैठ सभा में, और वो गाड़े तजारो गाड़ियों, तजारो भी मतलब वो भी नशीली है, वो भी नशीला है, और इसको उगाने के लिए वगैरह लाइसेंस लगता है। लाइसेंस के अलावा ये अफीम का पौधा नहीं उगाया जा सकता। तो यहाँ पे मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ अफीम के पौधे की, मैं सिर्फ अपने ज्ञान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें। अब बताओ, दो 50-50 ऑप्शन है आपके पास में, दो ऑप्शन तो आपके सिरे से खारिज कर दिए गए। अब जो 50-50 ऑप्शन बचा है उसमें एक तो सेवन है और एक दामन है। अब उत्तर देने वाला जो देंगे उस पर पता चलेगा कि क्या उत्तर है, बताओ। देंगे, मैं 30 सेकेंड इंतजार करूंगा आपका, उत्तर दो इसका, तब पता चले कि आप लोग वास्तव में पढ़ते हो, क्या हमारा पढ़ाया हुआ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं मेरा ज्ञान बताने तो आ जाऊं तो क्या मतलब कि मैं ये उत्तर, ऐसा नहीं। जब ऑब्जेक्टिव क्लास ले रहे हैं तो दोनों पक्ष एक्टिव रहेंगे, ठीक है। बताओ, सेवन है या दामन है, 50-50 ऑप्शन है, दो ऑप्शन बचते हैं, तब उत्तर तक पहुंचना जरूरी है। शाबाश। चलिए, जितने में कुछ डिटेल बता देता हूं आपको। इसका जो वानस्पतिक नाम कह दो आप, या आप कह दो वैज्ञानिक नाम कह दो, लसीथुरस सीडिकुस। उत्तर सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। लसीथुरस सीडिकुस ये सबसे ज्यादा जो है जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये कह दो जैसलमेर के अंदर, ठीक। एक तो ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना कि इसे गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, शरण स्थली, क्योंकि ये यहाँ पे गोडावन इनके इसके बीच में छुप जाता है। ये देखो यहाँ पे ये सेवन घास है ना, इसके बीच में गोडावन छुप जाता है अपनी जान बचाने के लिए। शिकारी बहुत शिकार करते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये माल मोरडी नाम का जो पक्षी है, ये हुकना नाम का जो पक्षी है, ये गुदलमेर नाम का जो पक्षी है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का जो पक्षी है, जिसे गोडावन के नाम से जाना जाता है, जिसको बचाने के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से योजना चलाई गई, ये जो है यहाँ पे छुप जाता है, ठीक है। और ये सेवन घास है ना, ये लाठी सीरीज में पाई जाती है, लाठी सीरीज में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। जैसलमेर के अंदर जो लाठी सीरीज है वहां पे। चलो, ये सेवन घास से संबंधित इतना बता दिया, तो बताओ देखें उत्तर क्या है। शाबाश, इसका उत्तर है दामन घास, क्योंकि सेवन से भी ज्यादा, सेवन में भी प्रोटीन युक्त घास है, लेकिन दामन में ज्यादा प्रोटीन युक्त घास है। अभी हमने खाके नहीं देखी भाई, ये बात है, क्योंकि ये तो पशुओं के लिए है,
ठीक है ना, प्रोटीन युक्त पशुओं के लिए, लेकिन दामन घास है। और इसका भी वैज्ञानिक नाम है, इसे कहा जाता है ट्राइडॉक्स, ट्राइडॉक्स। ठीक है, आई बात समझ में? इतनी चीज। और खस के बारे में आगे बता दूंगा, आगे प्रश्न है। चलो भैया, लेना स्क्रीनशॉट, ले स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जो सेकंड ग्रेड के आपको मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज दी थी, फिर से उपलब्ध करवाई थी मात्र 40 रुपए में 15, वो भी व्याख्यात्मक, वो उसके अंदर अभी तक अब 13 टेस्ट जुड़ चुके हैं और आज शाम तक जो है पूरे 15 जुड़ जाएंगे। अब तक 13 टेस्ट जुड़ चुके हैं और ये पूरे के पूरे मतलब 100 प्रश्न, ठीक है, पूरा कंप्लीट अभ्यास। इसके अंदर साइको भी है, ठीक है, इसके अंदर लेटेस्ट करंट भी है, ठीक है, इसके अंदर शानदार आपको व्याख्या भी मिलेगी। यानी कि एक टेस्ट 100 प्रश्न का अटेंड करते हैं तो लगभग मानकर चले कि 500 प्लस फैक्ट आप कवर कर देते हैं। इस आधार पर यह बनी हुई है, ज्यादा ही होंगे 500 प्लस फैक्ट, क्या ज्यादा होंगे, एक एक प्रश्न से आपके 7-7 10-10 फैक्ट कवर होते हैं। और पूरी मतलब टीम ने मेहनत करके, अब ये चीज है कि मैंने ये भी बता दिया था कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हो और उनके पेड कोर्स चलते हो तो वो वापस इसको भी फ्री दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार फ्री देने की गलती की थी और 3 लाख के नुकसान के नीचे आया था, मेरा सर्वर पूरा का पूरा क्रैश हो गया था एकदम पेड से, इसलिए अब फ्री वाली चीज में रखता ही नहीं हूं। बाकी ये फ्री जैसा ही है, जिसको अभ्यास की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से करें, क्योंकि इसकी अहमियत तभी पता चलेगी। और व्याख्या के साथ में है तो आपका पूरा ही कंसेप्ट क्लियर होता है और निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न पिछली बार भी बने, इस बार भी बनेंगे, ठीक है ना। तो ये 13 टेस्ट तो अपडेट हो चुके हैं, आपको किसी इंतजार करने की, शेड्यूल की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आपके जब भी होता है बार बार अभ्यास कर सकते हो, ये भी चीज है। और जो जूनियर अकाउंट के यदि अकाउंटेंट के विद्यार्थी है तो उनके लिए सेकंड पेपर की नाम मात्र के शुल्क में आज टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी है ऐप पे, तो वो भी देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब बता दूं, क्योंकि ये सूचना जो है टेलीग्राम पे तो दी जाती है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़े नहीं होते, तो फिर वो कहते सर हमें पता ही नहीं था, तो ये चीजें यहां पे भी बतानी पड़ती है। ये था अपना नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? स्वीडन, इंग्लैंड, विश्व बैंक या जापान? बताओ, देखे फटाफट से उत्तर बताओ, फटाफट से उत्तर बताओ। हाँ, इसका उत्तर है आपके जापान, क्योंकि जापान की जायका जो संस्था है उसके द्वारा इसको चलाया गया है और ये 2 चरणों में चली है, ठीक है, एक तो प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण। प्रथम चरण में इसकी शुरुआत जो है 2003 में हो गई और दूसरा चरण जो है वो 2011-12, तो ये चीज भी ध्यान रख लेना, काम की है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट, विश्व बैंक वगैरह कोई नहीं, जापान है, ठीक है ना, जायका वहां की संस्था है। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब से हुई? ये प्रश्न कई बार बना है और बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ी 1991, ऑपरेशन खेजड़ा भी कह दिया जाता है इसको, कई बार ऑपरेशन खेजड़ा भी कह देते हैं। खेजड़ी क्यों यहाँ पे उगाई जाती है या यहाँ पे क्यों होती है पता है? क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक चली जाती है, पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पानी खुद पी लेती है। दूसरी चीज कि इसकी पत्तियां जो है ना वो बिल्कुल ही कम, मतलब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, तो ये जीवित रहता है यहाँ पे पौधा। फिर जड़ें इतनी गहराई में जाती है कि मिट्टी को बांध कर रखती है, तो यहां से जो है मृदा अपर्दन भी नहीं होता है, इसलिए खेजड़ी यहाँ पे ज्यादा उगाई जाती है। और इस खेजड़ी के लिए ही अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था अपना, और 363 लोगों ने बलिदान दिया था, 294 पुरुष थे उसमें से, ठीक है ना। और उसमें इनका तो पूरा परिवार, अमृता देवी बिश्नोई के पति रामोजी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई की पुत्रियां, 3 छोटी छोटी बच्चियां जिनका नाम था आसू, भागू और रत्नी, और उनकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक क्या है कि इन्होंने वनों के लिए इतना मतलब बलिदान दिया है, तो अपन इनका जताते हैं आभार। तो इससे आपको याद हो जाएगा आसू, भागू और रत्नी, तो ये अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित, और खेजड़ी का नाम आए तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखो आ गया, राजस्थान में खस घास कौन से जिलों में उत्पादित होती है? देखो खस अलग है और खसखस अलग है। ये खस जो होती है ना, ये खस घास होती है सुगंधित, सुगंधित घास है ये,
सुगंधित घास की यदि बात करें तो सुगंधित घास में एक और आती है बूर, ठीक है, और एक और आती है जिसका नाम है पामारोजा। पामारोजा। अब देखो इनमें क्या खासियत है, ये खस घास के बारे में उत्तर बताओ आप जितने, तो आप व्याख्या देखने बैठ जाते हैं, उत्तर बता दिया करो पहले, क्या हाँ गुरु जी उत्तर वो है, ठीक है। पामारोजा के बारे में एक तथ्य ध्यान रखना कि ये तंबाकू, क्या तंबाकू, क्या तंबाकू को सुगंधित करने में, सुगंधित करने में उपयोगी होती है। तो बोलो जुबा केसरी, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट क्या उत्तर बताना ना, इनो सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक, ये इसका उत्तर है, ठीक है ना। ये कहां पाई जाती है, सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब बोलो जुबा केसरी और लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि तंबाकू का नाम आया है तो फिर बोलो जुबा केसरी। निम्न में से कौन सी प्रकार की वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है, यानी कि राजस्थान में नहीं पाई जाती। यदि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा दोगे तो इस ऐसे उत्तर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क ये तो पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय कंटीली ये पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली ये तो सब मतलब एक तरह के इनके, भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वो वाली बात होगी। यहां पे यदि देखोगे उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी, तो तर तो राजस्थान में तो तर है ही कौन, तो यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, तर पतझड़ी। चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से क्या राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है कि इसका, हवा क्यों नहीं दे रहे हो, इसमें दिमाग ये लगाना है कि जैव विविधता परियोजना है तो इसमें क्या चीज नहीं होगी और क्या होगी। क्या ये वृक्षारोपण से संबंधित कार्य करेगा, बिल्कुल इनका उद्देश्य होगा। क्या ये जैव विविधता संरक्षण का कार्य करेगा, बिल्कुल इनका उद्देश्य होगा। क्या जल संरक्षण, तो जब ये दोनों चीजें होगी तो जल संरक्षण भी होगा, तो ये भी चीज है। बाढ़ नियंत्रण यानी कि वो तो आपदा से संबंधित चीजें हो गई, तो बाढ़ नियंत्रण इनका उद्देश्य नहीं था, ऐसे दिमाग लगाना है वहां पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गए अपने फैक्ट, यानी कि एक ही स्लाइड पे 10 12 15 20 प्रश्न, यानी थोड़ी मैं व्याख्या कर दूंगा, थोड़े आपको सीधे ही दिख जाते हैं। किस जिले के संबंध में सेवन घास, देखो जैसलमेर, अभी आपको बताया लसी थुरा सिडीकुश, ठीक है ना, और आपके गोडावन से संबंधित वगैरह, इसकी पूरी मैंने व्याख्या कर दी। राजस्थान में सागवान वनों के लिए बांसवाड़ा सबसे ज्यादा, बांसवाड़ा में दक्षिणी राजस्थान वैसे पूछा जाए तो, और वैसे बांसवाड़ा उदयपुर और ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू, चूरू हनुमानगढ़ जोधपुर ये न्यूनतम वाले हैं, ठीक है, और उदयपुर प्रतापगढ़ अलवर वगैरह ये ज्यादा वाले हैं। राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है। अर्जुन वृक्ष जो है ना वो टसर रेशम, टसर रेशम के लिए, देखो यदि अपन बात करें रेशम की, रेशम की बात करें तो एक तो वृक्ष काम में आता है सहतूत जो साधारण रेशम के लिए आता है, और एक आता है टसर रेशम, टसर रेशम, इसके जो है इसके लिए काम में आता है अर्जुन वृक्ष, अर्जुन का वृक्ष, ठीक है। ये एक बेर के वृक्ष पे भी एक कीड़ा पाला जाता है जिसका नाम है लेसिपर लखा, जिसकी लार से लाख बनाई जाती है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है, तो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे टोटे ही है वन के। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहां स्थित है, जोधपुर के अंदर। आफरी और जाफरी नहीं, काजरी, ये दोनों कहां है, जोधाना। चलिए एक नाम भी, उपनाम भी याद हो जाएगा आपको। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है, राजस्थान में भी कहा जाता है, और यहां पे ये ध्यान रख लेना ये बीड़ के मैदान शेखावाटी में भी है। कहां है, शेखावाटी के अंदर भी है। एक जो घास की उतरती हुई पट्टियां होती है ना, अरावली से उतरती हुई पट्टियां, उन्हें रोही कहा जाता है। ये रोही कहलाते हैं, ठीक है। ये बीड़ ध्यान रखना, घास के मैदान है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। किसके, तेंदू, तेंदू पत्ता। 1974 में राष्ट्रीयकरण
बहुत बार प्रश्न पूछा है इससे। 1974 में राष्ट्रीयकरण, एक बार मैंने बताया अभी कि इसमें जो है बीडी बनाने का जो काम है ना, ये ज्यादातर टोंक में रूस साइड होता है। बीडी बनाने में ज्यादातर महिलाएं काम ज्यादा करती है। कारण क्या है कि इसके पीछे वास्तव में लॉजिक है। इसके पीछे ये है कि बीड़ी के पत्ते, बीड़ी देखो छोटी छोटी होती है ना, हालांकि अपने पी नहीं कभी, लेकिन देखी तो है। तो बीड़ी छोटी छोटी होती है, तो उसमें पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाओं के हाथ छोटे होते थोड़े, तो वहां पे ये महिलाएं ज्यादा काम करती है। दूसरी क्या है कि ये कैसा एक तरीके से कुटीर उद्योग टाइप हो जाता है। तो बीड़ी देखो, आप देखोगे बीड़ी जो है पूरी देखो पत्ते हैं, और पत्ते के अंदर तंबाकू और ऊपर धागा लपेटा जाता है। तो इसमें मतलब बारीक काम है, हाथों से ही किया जाता है। तो इसमें जो है मतलब मजदूरी बचानी होती है ज्यादा। अब पुरुषों की मजदूरी का देखो शाश्वत सत्य है, सीधी सी बात है कि अपने भी मकान का काम चलाएंगे तो मतलब बढ़िया ले जाओ नहीं, तो पुरुष जो है उस मजदूर की जो दिहाड़ी है वो ज्यादा है, महिला मजदूरी की कम है। तो मजदूरी बचाने के लिए छोटे हाथ वगैरह ये सारे लॉजिक के कारण महिलाएं ज्यादा काम में आती थी। ठीक है, तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में हुआ है, और इसका फल जो है वो टिमरू कहलाता है। टिमरू कहलाता है फल, ठीक है ना। वागड़ का चीकू भी कह दिया जाता है, इसमें वागड़ क्षेत्र में ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, तेंदुपत्ते का मुख्यतः किस जिले में ज्यादा होता है, तो देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा कहां आता है, वागड़ क्षेत्र में, तो ये वागड़ में ज्यादा होता है। जंगल की आग किसे कहा जाता है, पलाश के फूलों को। लो फटाफट स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं। आफरी आफरी जाफरी जाफरी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन 2019 से 2021 के मध्य निम्न में से किस जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ। ओहो, भारी प्रश्न। मतलब ये जो है ना, ये प्रश्न थोड़ा सा अब नए आंकड़ों से संबंधित आया है। ऋणात्मक परिवर्तन यानी कि सबसे ज्यादा कमी हुई है। हाँ हो रहा है, ठीक है। ऋणात्मक परिवर्तन और धनात्मक परिवर्तन दोनों ही ध्यान में रखने, ठीक है। ऋणात्मक परिवर्तन में पूछेंगे तो अभी देखो हिट लिस्ट में एक जिला चल रहा है जहां पे ऋणात्मक गतिविधियां ज्यादा हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे जिले के ऐसे सारे लोग ऐसे है या ऐसे, लेकिन ज्यादातर अपन ने देखा है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने इस जिले को मतलब इस जिले की जो भावना है, जो मान सम्मान है, उसको क्षति पहुंचाने का काम तो किया है। तो यहाँ पे एक ही है जिसमें अभी जो ऋणात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो ध्यान रखना है जालोर। तो यहाँ पे भी वन क्षेत्रों में भी आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक के अंदर जालोर है, और धनात्मक यानी कि वृद्धि पूछे ज्यादा तो वो है अजमेर में। नए आंकड़े 2021 के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वनावरण, ठीक है, कुल वनावरण कितना प्रतिशत है, 7.41, 9.57, 4.87, 9.7। अब यहां पे ये मत देखना, देखो पूरे ही 1% को नहीं पूछा है, कुल वनावरण पूछा है। इसका उत्तर आएगा आपके 4.87, ठीक है। एक तो पूछा जाता है वनावरण, एक पूछा जाता है वृक्षावरण। जब मैंने डिटेल क्लास बताई तो इसके अंतर को बहुत अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है। वनावरण और वृक्षावरण, अब वनावरण तो 4.87 है ही, ठीक है, और वृक्षावरण जो है वो 2.56%, ठीक है ना, ये है। अब यदि कुल पूछ लिया जाए तो इसको जोड़ देना, इसकी जोड़ जो आएगी आपके 7.42% आएगी, जोड़ के देख लेना। ये 7 6 13 ऐसे मत काउंट करना, 6 और 6 12 भी तो होते हैं। पॉइंटों के बाद वाले डिजिट का तो महत्व आप जानते ही हो। फिर यहाँ पे एक हासिल की लगेगी 7.42। तो ये आंकड़े तीनों के आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे आपके पास में आंकड़े तो वैसे होंगे ही, जब आप लोग जो ये क्लास देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक बार एग्जाम दे चुके हैं और सेकंड पेपर में 40% से ऊपर लेकर बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है होशियार बच्चे है, ठीक है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं उपलब्ध तो है, लेकिन आप रिवीजन की दृष्टि से इसको देख रहे हो। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अतिसघन वन पाए जाते हैं। डूंगरपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या बारा। यदि इसमें देखा जाए तो देखो वनों के क्षेत्र में यदि देखेंगे तो अपने उदयपुर वाला क्षेत्र आता है, तब याद ध्यान में आता है कि उदयपुर, प्रतापगढ़ वगैरह ही है। लेकिन अभी उदयपुर के बाद में नंबर आ रहा है अलवर का, तो इसमें से उदयपुर इसमें नहीं है, तो यहां पे अति सघन वन के अंदर आ जाएगा अलवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा इसको सेव कर देते हैं ना। और है, रुको जरा, सब्र करो। नेक्स्ट,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार रक्षित वन कितने प्रतिशत? बताओ, रक्षित वन, इसको कहते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण। क्या कहा जाता है? प्रशासनिक वर्गीकरण। नंबर 1 आरक्षित या सुरक्षित कह सकते हो आप। नंबर 2 रक्षित। और नंबर 3 अवर्गीकृत। नंबर 3 अवर्गीकृत। अब देखो, आरक्षित वन ऐसे होते हैं जिसमें आपका और मेरा प्रवेश निषेध है, वहां पे सिर्फ जानवर रहेंगे या वनस्पति रहेगी, ठीक है। उनको पूरी तरीके से आरक्षण मिला हुआ है। किसको? जानवरों को और वनस्पति को। वहां पे वो सरकार के अधीन है पूरी तरीके से, ठीक है। वहां पे मतलब परमिशन ही नहीं है, न तो लकड़ी काट सकते हो न शिकार कर सकते हो, तो उनको पूरी तरीके से आरक्षण है। रक्षित वन सरकार के अधीन है, लेकिन परमिशन लिए तो लकड़ी काट सकते हो, जानवरों को तो नहीं मार सकते। शिकार पे तो प्रतिबंध ही है, लेकिन लकड़ी काटने की भी कुछ सीमित क्षेत्र में परमिशन है, और वो सरकार से यदि ली है तो। अवर्गीकृत दावे जुएल्डो में, ठीक है, कि मतलब बट रोक टोक नहीं है, जो मतलब खुले कहीं दिख रहे हैं आपको, कोई भी लकड़ी काट रहा है कोई भी, वो अवर्गीकृत की श्रेणी में आ जाता है। अब बताओ इसका उत्तर, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यदि इसका उत्तर देखोगे तो इसका उत्तर है साथियों 56.43। ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। अच्छा, ये कौन से वन है? ये है आरक्षित। ये कौन से वनों का प्रतिशत है? ये आरक्षित वनों का है। और ये किसका है? ये अवर्गीकृत का है, ठीक है। और ये आ गया आपके किस कौन से? रक्षित वनों का। ठीक, आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में मैं आपको थोड़े सी आंकड़े भी बता दूं साथ में, कि ये जो है वर्गीकरण वनों का और भी चलता है, वन प्रकार कह दो आप या वनों का वर्गीकरण कह दो, ये सारणी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती है। तो नंबर 1 शुष्क सागवान वन है। कुल क्षेत्रफल तो देखो आप लोग याद कर लेना, परसेंटेज पे ज्यादा फोकस करना, परसेंटेज पे ज्यादा फोकस करना, 6.86%। कौन से? शुष्क सागवान। उष्ण कटिबंधीय दोक वन, या इसे कह देंगे धोकड़ा वन भी कहते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 58.11। धोक आ गया नाम, यानी धोखा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, इस दुनिया में धोखा सबसे ज्यादा है, धोखा वन ज्यादा है, मतलब धोकड़ा वन ज्यादा है, तो 58.11। उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन, ये कितने? 28.38। और इन्हीं के बारे में आगे अपन ने पढ़ा था कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। फिर है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ये कितने हैं? 6.26%। और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अब सदाबहार जब भी नाम आया है तो यानी कि दक्षिणी राजस्थान है, और उसमें भी सिरोही वाला क्षेत्र है, यहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सबसे कम है 0.39%। तो इस वर्गीकरण को याद रखना है, आपको पीडीएफ मिलेगी तब ये भी साथ में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं हटाता तो स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा आपने। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का सही आरोही क्रम है, यानी कि सबसे जो कम वन क्षेत्र है वो पहले बताना है और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चूरू, जोधपुर, टोंक, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, टोंक, जोधपुर, चूरू, टोंक, हनुमानगढ़, या हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, टोंक। मत तो घूम जाए एड़ा प्रश्न में अगर याद नहीं है तो, कि सब एक जैसे ही दिखते हैं, राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, गीता ही सीता, सीता ही गीता। अब करना क्या यदि पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे जो उत्तर है चूरू के बाद में CH ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 स्टार्ट के याद रख लोगे तो काम बन जाएगा मोस्ट ऑफ 98%, ठीक है। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, टोंक। टोंक वैसे इस टॉप 5 में नहीं है, लेकिन ये 3 मैच कर रहे हैं तो फिर आपके उत्तर यही है, ठीक है। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, टोंक। अभी मैं दे रहा हूं आ गया इसकी भी सारणी। अब देखो ये वर्गीकरण आ गया आपके, क्या है? राजस्थान के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले 2021 की गणना के अनुसार है सारे के सारे। अब यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा है उदयपुर, फिर अपन ने अभी जिक्र किया था अलवर, फिर प्रतापगढ़, बारां और चित्तौड़गढ़। टॉप 5 शामिल आ गए, ठीक है। ये याद नहीं भी हो लेकिन क्रम जरूर याद होना चाहिए। तो ये तो आ गए ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है
कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले, ये तो थे सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पे, अब प्रतिशत के आधार पे देखो तो भी देखो उदयपुर पहले है, लेकिन यहां से अलवर चला गया है, फिर आ जाता है प्रतापगढ़, फिर सिरोही, करौली और बारां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम। अब सबसे कम मैंने क्या बताया था, सी और एच ध्यान रख लेना, बाकी हो जाएगा। तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा, यानी 3 स्टार्ट के भी याद है ना, तो हनुमानगढ़ और जोधपुर यहां तक CHJ, तो यहां तक याद रख लोगे तो आगे याद काम निकल जाएगा आपके। फिर प्रतिशत के आधार पे, इसमें भी प्रतिशत के आधार पे देखें, नवीनतम आंकड़े हैं ये, तो यहां पे प्रतिशत पे देखें तो जोधपुर पहले आ जाता है, चूरू पिछड़ गया है, फिर जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, और हनुमानगढ़, नागौर दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रतिशत के आधार पे, और ये तो चलो मैंने आपको बताई दी सारी चीजें। और इसी के साथ में अपनी ये क्लास भी पूरी हुई, और रिकॉर्ड टाइम के अंदर देखो पूरी करने की कोशिश की है। फैक्ट तो यदि देखने जाओगे तो कम से कम 125-150 फैक्ट आप लोगों को मिले ही है इस क्लास में, और 50 से 52 मिनट तक का समय, 51 मिनट का समय लगा है। तो बस अभ्यास करते रहना, रिवीजन करते रहो, इस समय का जो है यूटिलाइज कर दिया ना, जितने जागरूक हो गए बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू रहे, नियमित रहे, ये जरूरी है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।